नमस्कार दोस्तों। बच्चा जब किसी गलत संगत में पड़ जाता है या वो कोई गलती कर बैठता है तो माँ बाप उसको समझाते हैं। अब क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं और माँ बाप जिन्होंने कि अपने बच्चों से ज़्यादा दुनिया देखी होती है, जिनको ज़्यादा तजुर्बा होता है, वो अपने बच्चों को गलती सुधारने में मदद करते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बच्चे गलत काम कर बैठते हैं और माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। तब माँ बाप अपने तजुर्बे के बल पर बच्चों को उस गलती से उभारने की कोशिश करते हैं और उनका साथ देते हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिल्कुल ही उलट है। यहाँ पर एक माँ गलती कर बैठती है और उसकी बेटी उस गलती को सुधारने की बजाय एक क्रिमिनल बन बैठती है। वो लड़की कौन होती है, उसकी माँ कौन थी, इन लोगों ने क्या अपराध किया था, मैं ये सारी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी 2022 की बात है। इंग्लैंड के एक शहर में पुलिस के पास देर रात को एक फ़ोन कॉल आती है। फ़ोन कॉल करने वाला शख्स चिल्ला चिल्लाकर पुलिस से मदद मांग रहा था। वो पुलिस को कह रहा था कि एक कार मेरा पीछा कर रही है और वो मुझको कुचलना चाहती है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए, वरना ये लोग मुझे कार से कुचल कर मार डालेंगे। पुलिस वाले उसको उसकी लोकेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन इससे पहले कि फ़ोन करने वाला शख्स पुलिस को अपनी सही लोकेशन के बारे में बता पाता, बड़ी तेज़ एक चीख गूंजती है और उसके बाद सन्नाटा छा जाता है, शांति छा जाती है और फ़ोन कॉल कट जाती है। पुलिस को लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। पुलिस करती भी तो क्या करती, कैसे उस अनजान शख्स की मदद के लिए पुलिस पहुंचती, जबकि वो शख्स अपनी सही लोकेशन ही नहीं बता पाया था। लेकिन फिर भी पुलिस वाले जी तोड़ मेहनत करते हैं और कॉल करने वाले शख्स की लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस वाले जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक कार सड़क के किनारे जल रही थी और कार में दो लाशें पड़ी हुई थी। लाशें कार के साथ ही जल रही थी। पास ही फ़ोन पड़ा हुआ था। फ़ोन कार से बाहर गिर गया था, इसलिए फ़ोन जला नहीं था। पुलिस वाले उस अनजान शख्स को जिसने फ़ोन किया था उसको बैक कॉल करते हैं तो जली हुई कारों के पास पड़ा हुआ फ़ोन बजने लगता है। इससे ये बात तो साफ थी कि इन दो लोगों में से ही किसी ने पुलिस को फ़ोन किया था और मदद की मांग की थी। पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है। जांच जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो पुलिस वाले एक पाकिस्तानी मूल की लड़की महक बुखारी तक पहुंचते हैं, जो कि पाकिस्तान से आकर ब्रिटिश में बस गई थी। सोशल मीडिया पर उसकी अच्छी जान पहचान थी और उसके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में थी। पुलिस वाले जब जांच करते हैं तो महक बुखारी के साथ साथ उसकी मां असरीन पर भी मुकदमा दर्ज होता है और दोनों को 2 हत्याएं करने के जुर्म में दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब बड़ी अजीब बात थी, 2 लड़के कार में जलकर मरे थे और इसका इल्ज़ाम महक बुखारी और उसकी मां पर लगा था। आखिर इन लोगों में रिश्ता क्या था? मरने वाले लड़कों में और महक बुखारी के बीच क्या रिलेशन था? क्यों एक 30 साल की लड़की महक बुखारी कातिल साबित होती है और उसकी सारी उम्र जेल में ही बीतती है? दरअसल होता यूँ है कि इंग्लैंड का एक शहर है स्टेफोर्डशायर। यहाँ पर महक बुखारी अपने पिता रज़ा अली और माँ असरीन और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ ही महक को टिकटॉक पर रील्स बनाने का भी शौक़ था। 18 साल की उम्र में ही टिकटॉक की वजह से महक को काफ़ी पहचान मिलने लगती है। लाखों की तादाद में लोग महक को फॉलो करने लगते हैं। महक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करने लगती है। उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से महक रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन जाती है। अब जब वो सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थी तो महक अपने कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती है और सारा दिन रील्स बनाने में लगी रहती है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के महक को ऑफ़र आने लगते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां महक को अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए बुलाती हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की ओपनिंग के लिए महक को बुलाया जाने लगता है। महक को अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। महक को पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा था।
लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से खबर आती है कि महक और उसकी मां को 2 हत्याओं के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। एक फेमस टिकटॉकर महक अब एक चर्चित कातिल बन चुकी थी और इस सब के पीछे जो वजह थी वो बड़ी हैरानीजनक थी। एक दिन महक देखती है कि उसकी माँ कुछ घबराई हुई थी। महक अपनी माँ से इस बात का कारण जानना चाहती है। माँ कुछ भी नहीं बताती और बात को गोल मोल करके टाल जाती है। महक को लगता है कि शायद माँ की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो ज़्यादा जोर नहीं देती। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, माँ असरीन और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है। बार बार पूछने पर भी महक की माँ उसको नहीं बता रही थी। माँ सारा सारा दिन परेशान रहती थी। महक से ये देखा नहीं जाता। एक दिन महक ने अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखा और अपनी माँ को कहा कि तुमको मेरी कसम है। बेटी ने माँ को अपनी कसम दी तो माँ टूट जाती है और वो सारी बात अपनी बेटी को बता देती है। और जो बात असरीन अपनी बेटी महक को बताती है वो बड़ी ही हैरानीजनक थी। दरअसल महक की माँ का एक लड़के के साथ नाजायज़ रिश्ता था। महक की माँ, उसकी उम्र 46 साल होती है, जबकि जिसके साथ असरीन का नाजायज़ रिश्ता था वो लड़का महज 21 साल का था। असरीन साकिब से ऑनलाइन चैटिंग करती थी। चैटिंग ऐप पर दोनों की मुलाकात होती है और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो ये लोग आपस में चैटिंग करते रहते हैं, फिर एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और कई कई घंटे एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते रहते थे। साकिब सिर्फ 21 साल का था, जबकि दूसरी तरफ असरीन 46 साल की होती है। उसकी 23 साल की बेटी थी, यानी कि साकिब उसकी बेटी से भी 2 साल छोटा था। लेकिन इस बात का कोई भी उसको फ़िक्र नहीं था, बल्कि साकिब के साथ रिलेशनशिप में रहने लगती है। लेकिन उसका ये रिश्ता उसकी बेटी और उसके पति से छिपा हुआ था। दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते थे। दोनों अक्सर रेस्टोरेंट, कैफ़े और होटल में मिला करते थे। पति से छुप छुप के लगभग 2 साल तक इन लोगों ने आपस में मिलना जारी रखा। लेकिन कुछ देर बाद असरीन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसको लगने लगता है कि ये रिश्ता सरासर गलत है। अगर इस बारे में समाज को पता चला तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए वो साकिब को अपने से दूर रहने के लिए कहने लगती है। लेकिन साकिब के मुंह को खून लग चुका था। अब वो असरीन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था और उससे रिश्ता कायम रखना चाहता था। असरीन साकिब को इग्नोर करना शुरू कर देती है और उसको धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट कर दूंगी। इस बात से साकिब को और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। साकिब ने अपनी और असरीन की कई अश्लील वीडियो बनाई थी जिसके बारे में असरीन को नहीं पता था। असरीन साकिब को इग्नोर करने लगती है तो साकिब ने वो अश्लील वीडियो असरीन के फ़ोन पर भेजना शुरू कर दिया और उसको धमकी देते हुए कहने लगा कि अगर तुमने मेरे साथ रिश्ता कायम नहीं रखा तो मैं ये तुम्हारी प्राइवेट तस्वीरें तुम्हारे पति को फ़ोन पर भेज दूंगा और इन तस्वीरों को मैं सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दूंगा। इस बात से अंसरीन जो है वो परेशान रहने लगती है और फिर जब अंसरीन की बेटी महक जोर देकर उसको इसका कारण पूछती है तो माँ ये सारी कहानी अपनी बेटी को सुना देती है। महक अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहती है कि माँ तुम घबराओ नहीं, मैं खुद ही इस मामले से निपट लूँगी। महक और उसकी माँ पुलिस के पास जाना चाहते थे, लेकिन उनको बदनामी का डर सताने लगता है, इसलिए वो इस समस्या का कुछ और ही समाधान निकालना चाहते थे। महक बुखारी अपने दोस्तों रेकान, जमान, नताशा से मदद मांगती है। ये लोग सभी इकट्ठे होकर प्लान बनाने लगते हैं कि असरीन साकिब को मिलने के लिए बुलाएगी। जब साकिब मिलने के लिए आएगा तो ये सभी लोग उसको घेर लेंगे और उसके फ़ोन से असरीन के जो अश्लील वीडियोज़ हैं उनको डिलीट करवा देंगे। असरीन साकिब को फ़ोन करती है और मिलने के लिए कहती है। साकिब असरीन से मिलने के लिए वैसे ही तैयार रहता था। जब असरीन उसको फ़ोन करती है तो वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। असरीन उसको एक होटल में बुलाती है। होटल में महक के सभी दोस्त पहले से ही छुपे हुए थे। उधर साकिब जा रहा था तो रास्ते में उसको उसका एक दोस्त हाशिम भी मिलता है। हाशिम भी साकिब के साथ ही जाने को तैयार हो जाता है। हाशिम को नहीं पता था कि उसका जो दोस्त है वो किसी के साथ अनैतिक रिश्ते में पड़ा हुआ है और वो उसको ही मिलने के लिए जा रहा है। वो यूं ही साकिब के साथ चलने के लिए तैयार हो चुका था और दोनों
अंसरीन की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर अंसरीन अपनी बेटी और बेटी के दोस्तों के साथ मौजूद थी। वहां पर जाते ही अंसरीन ने साकिब से फ़ोन छीनने की कोशिश की। साकिब अपना फ़ोन उन लोगों को नहीं देता, तो वो साकिब को उसके फ़ोन से वीडियो डिलीट करने के लिए कहते हैं। लेकिन साकिब को अब समझ आ चुका था कि अगर उसने वीडियो डिलीट कर दी तो ये लोग उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो फ़ोन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। महक और उसके दोस्त साकिब से फ़ोन छीनने के लिए साकिब के पीछे भागने लगते हैं। साकिब आगे आगे भाग रहा था, महक और उसके दोस्त उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। साकिब तुरंत अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। साकिब का दोस्त भी उसके साथ ही था। दोनों बड़ी तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। उधर महक और उसके दोस्त भी उसकी कार का पीछा करने लगते हैं। गाड़ी चलाते चलाते साकिब पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस की मदद मांगता है, और वो पुलिस वालों को कहता है कि एक कार बड़ी तेज़ रफ्तार से मेरे पीछे आ रही है और वो लोग मुझको जान से मार डालेंगे। साकिब पुलिस वालों से लगातार मदद की गुहार लगा रहा था, और उसके बाद अचानक से पुलिस वालों को चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और फ़ोन कॉल कट हो जाती है। और पुलिस वाले जब लोकेशन ट्रेस करते हुए उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक कार जलती हुई मिलती है। कार पूरी तरह से जल चुकी थी और उसमें 2 लड़कों की लाशें जल रही थी। पुलिस वाले आग को बुझाते हैं और लाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ महक और उसके दोस्त घटनास्थल वाली जगह से भाग चुके होते हैं। पुलिस वाले जब मरने वाले लड़कों के फ़ोन बरामद करते हैं तो उसके बाद उन फ़ोन कॉल्स की कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है। दूसरा, उस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को खंगाला जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि एक कार काफ़ी दूरी से इन लड़कों का पीछा कर रही थी। और पुलिस वाले जब उस कार का नंबर ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि वो एक ऑडी कार होती है। पुलिस वाले उस गाड़ी के नंबर की मदद से उसके मालिक तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो कार जो है वो महक की दोस्त नताशा की थी। पुलिस वाले नताशा को हिरासत में ले लेते हैं। नताशा से जब पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को काफ़ी देर तक इधर उधर की बातों में लगा कर रखती है। वो नहीं बता रही थी, बल्कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रहती है। और जब पुलिस वाले उसको सीसीटीवी की फुटेज दिखाते हैं तो नताशा अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस को बताती है कि घटना वाले दिन नताशा और महक अलग अलग गाड़ियों में बैठकर अपने साथी पुरुष दोस्तों के साथ उन 2 लड़कों का पीछा कर रहे थे। नताशा बताती है कि पहले वो गाड़ी चला रही थी और साकिब की गाड़ी का पीछा कर रही थी। साकिब गाड़ी बड़ी तेज़ स्पीड से चला रहा था और वो उसकी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद ड्राइवर सीट पर महक आ जाती है और वो बोलती है कि गाड़ी मुझे चलाने दो, मैं इनको गाड़ी से कुचल दूंगी। और इस तरह से गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में महक ले लेती है और पूरी स्पीड से गाड़ी चलाने लगती है। और उसके कुछ देर बाद वो पीछे से ही साकिब की कार को बड़ी ज़ोरदार टक्कर मारती है, जिस वजह से साकिब की कार हवा में उछलकर पेड़ से टकरा जाती है। और पेड़ से टकराने के बाद साकिब की कार को आग लग जाती है और उसमें साकिब और उसका दोस्त ज़िंदा जलकर मर जाते हैं। और उसके बाद महक और उसके दोस्त अपनी कार से साकिब की कार के बिल्कुल पास से गुज़र जाते हैं। और जब उनको तसल्ली हो जाती है कि कार में बैठे हुए दोनों शख्स बुरी तरह जल चुके हैं और वो अब ज़िंदा नहीं हैं, तो वो बड़े आराम से आगे निकल जाते हैं। और इस तरह से इन दोनों की हत्या करने के बाद महक और नताशा अपने घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन जब नताशा से सब कुछ उगलवाने के बाद पुलिस वाले अंसरीन के घर पर पहुंचते हैं तो दोनों उस समय घर में ही मौजूद थे। पुलिस वाले दोनों को गिरफ़्तार कर लेते हैं और महक बुखारी से जब इस बारे में पूछताछ की जाती है तो वो भी बातें घुमाने लगती है और पुलिस को काफ़ी देर तक गुमराह करने की कोशिश करती रहती है। और वो किसी भी तरह से अपना गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब पुलिस वाले उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उनके दोस्त नताशा को भी गिरफ़्तार कर लिया है और नताशा ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है, तो महक और उसकी मां टूट जाती है। और वो पुलिस को बताते हैं कि वो सिर्फ साकिब से मिलकर उनकी प्राइवेट फ़ोटो डिलीट करवाना चाहते थे, जिसके लिए वो उसकी कार का पीछा कर रहे थे। लेकिन साकिब और उसका दोस्त बड़ी तेज़ी से कार चला रहे थे और उनकी कार का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और
इस सारी वारदात में महक अपने को और अपनी मां को निर्दोष बता रही थी। अब मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस ये साबित नहीं कर पा रही थी कि ये मामला एक्सीडेंट का था या हत्या का था। तो पुलिस वाले एक तरकीब निकालते हैं। पुलिस वाले उनके साथ गए हुए उनके एक दोस्त जिसका नाम मोहम्मद पटेल होता है, उससे पूछताछ करते हैं और पटेल को कहते हैं कि महक और उसकी मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और तुम्हें भी इस मामले में अब उनके बराबर ही सज़ा मिलेगी। पटेल घबरा जाता है और पुलिस से माफ़ी मांगने लगता है। तो पुलिस वाले मोहम्मद पटेल को कहते हैं कि तुम्हें सरकारी गवाह बना दिया जाएगा अगर तुम अपना बयान कोर्ट में दर्ज करवा दो और सारी बात कोर्ट में साफ साफ बता दो। तो मोहम्मद पटेल इसके लिए तैयार हो जाता है और कोर्ट में वो बताता है कि पहले तो वो लोग अश्लील वीडियो डिलीट करवाने ही गए थे, लेकिन जब साकिब वहाँ से भाग जाता है तो वो उसकी कार का पीछा कर रहे थे। तो उस समय महक और उसकी मां ने उनको कहा कि साकिब को ज़िंदा नहीं छोड़ना है और इनको कार से कुचल कर मार डालो, और इस तरह से उनको मारने का प्लान बन जाता है। और फिर प्लान के मुताबिक ही साकिब की कार को बड़ी ज़ोरदार तरीके से टक्कर मारी जाती है, जिससे कि साकिब की कार पेड़ से टकरा जाती है और उसमें आग लग जाती है। अब मोहम्मद पटेल को सरकारी गवाह बना लिया गया था और उसके बयानों के आधार पर महक बुखारी और उसकी मां को कत्ल का दोषी करार दिया जाता है और उन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। दूसरी तरफ मोहम्मद पटेल, जो कि सरकारी गवाह बन चुका था, उसको इस केस से बरी कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि किस तरह से कातिलों ने हत्या करके हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। आंसरीन, जो कि 46 साल की एक अधेड़ उम्र की महिला होती है, वो अपनी बेटी की उम्र से भी छोटे लड़के से अनैतिक संबंध बना लेती है। ये बहुत ही गलत बात थी। अगर उसने पहले ये सोचा होता तो कई ज़िंदगियां बर्बाद होने से बच सकती थी, लेकिन हवस में अंधी होकर अंसरीन ने उस लड़के के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाए जो उसकी बेटी की उम्र से भी छोटा था, और अब उसको सारी उम्र जेल में ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। प्लीज़ आप जिस शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं, मुझे कमेंट करके उस शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।